सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे जो साझा करूंगा वीडियो वो है सच्चाई और अच्छाई इन प्रचार किया जाए। प्रचार माध्यम भी हैं और जन सामान्य भी एक बहुत ही सटीक माध्यम है प्रचार का। सच्चाई और अच्छाई कहते हैं, सच्चाई सामने आने के बाद में झूठ बोलने वाले को झुकना पड़ता है और अच्छाई की बुराई अगर आलोचना को करना भी चाहिए तो कर नहीं पाता, क्योंकि मैं अनेक उदाहरण, हालांकि मैं अपने विषय को कोई इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं इसलिए कहना चाहूँगा जो सभी अलग अलग दलों से संबंधित मतदाता होते हैं समाज के अंदर, तो चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हैं, उनके सभी के दलों के जो नेताओं की अगर कहीं अच्छाई होगी, आज नहीं, आज से बहुत पुरानी भी, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा लोग उनकी आलोचना नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। भगत सिंह जी की आलोचना करने का साहस किसी में नहीं है। अगर वो करने का प्रयास भी करेगा तो लोग सड़कों पर उसको पीटेंगे, नहीं तो धकेलने की ज़रूर कोशिश करेंगे, तो जो शर्म नहीं आ रही है। ऐसा ही बाकी ये देख रहे हैं हम, चाहे नेताओं की दृष्टि से बात कर ली जाए, पाकिस्तान का विभाजन, बांग्लादेश का उदय, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रेय जाता है। धारा 370 जो देश के माथे पर कलंक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का पूरा शिक्षित वर्ग जानता हो, किसी भी दल से संबंधित नेता हो, मतदाता हो, मैं किसी की प्रशंसा आलोचना की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ कि सच्चाई की तरफ से बढ़ रहा हूँ। सच्चाई और अच्छाई अपनी भाषा बनाए रखूँगा, प्रयास करूँगा पूरा। तो ये बात निश्चित रूप से है कि केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार को धारा 370 हटाने का जो उनका सहयोग दिया है, साथ में ये भी जोड़ूंगा, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना ने बायकॉट किया, विरोध में मत न डालकर, और आम आदमी पार्टी जैसे संगठनों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। इसमें वो भी साधुवाद के पात्र हैं, सरकार के साथ साथ, सत्ताधारी दल के साथ साथ, कि उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है कि अगर मुट्ठी भर कोई व्यक्ति अगर हमसे इस बात को लेकर नाराज़ हो तो कोई बात नहीं, हम राष्ट्र हित में खड़े होंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए। और इसी प्रकार से हरियाणा की जो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है, वो चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, तो उनको आज बहुत अरसा हो गया, मेरे जहाँ तक याद है 2000 के आसपास वो उनका देहांत हुआ था। परंतु वृद्धावस्था पेंशन बड़ी हरियाणा की एक लोकप्रिय सी समाज कल्याण विभाग की योजना है, और उनके बाद भी उनके जितने भी उत्तराधिकारी का मतलब उनका पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं, हरियाणा के जो उत्तरोत्तर उनके बाद के जो मुख्यमंत्री आए, सभी ने उसमें काफ़ी इजाफा किया, बढ़ाया, और आज ये करीब 2400 रुपये मासिक के बाद आसपास होने जा रही है। और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की बड़ी चर्चा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। वो लोग इससे बहुत दूर हैं, सोचते हैं कि हमारे भी इस तरह की स्कीम यहाँ आए। तो वृद्धावस्था पेंशन विकलांगों को भी दी जाती है, ये विधवाओं को भी दी जाती है। और हरियाणा के समाज कल्याण विभाग की जो योजना है, ये तारीफ़ काबिल है। शुरुआत की थी चौधरी देवीलाल जी ने, उसके बाद में अच्छी बात है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, उत्तरोत्तर बढ़ती की। मैं योजना की बात कर रहा हूँ कि ये एक अच्छाई है और इस अच्छाई की प्रशंसा है, और सभी करते हैं, समाज का पूरा वर्ग करता है, क्योंकि प्रत्येक से अप्रत्यक्ष रूप से सभी के संबंध व्यक्ति इसका लाभ ले रहे हैं, तो सबको पता है अच्छी योजना है। इसके लिए हमारी सभी सरकारें, हरियाणा की जो भी सत्ता उड़ रही हैं, इसके लिए बधाई पात्र हैं कि उन्होंने इस योजना को बल दिया। और मैं चाहता हूँ कि जो पड़ोसी राज्य हरियाणा के जो कहते हैं कि डिंग मारकर, चाहे वो कौन से राज्य का मुख्यमंत्री, मैं उनका अलग अलग नाम नहीं लूँगा, वो इस योजना की बराबरी करके दिखाएं। जीडीपी उनके पास बहुत है, ये नहीं है कि वो कोई बीमारू राज्य, कहने की अलग बात है, ऐसे कोई बीमारू राज्य इस नहीं है। और उनको भी इस योजना की तरफ बढ़ना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए कि हरियाणा की समाज कल्याण विभाग की इतनी अच्छी स्कीम से वहाँ गरीबी उन्मूलन में ज़रूरतमंद लोगों का हौसला अफजाई में बड़ा लाभ हुआ है। तो मैं आज मेरा जो टॉपिक जो चल रहा है वो है सच्चाई और अच्छाई। दो चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ की प्रशंसा की जानी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और यदि आप किसी से संबंधित हो, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाए। यदि कोई बुरा कर रहा है तो मुक्त कंठ से आलोचना, उसकी उसी कंठ से आलोचना भी बढ़िया ढंग से कर दी जाए। ये नहीं है उसको बेकार में उसका अनावश्यक प्रशंसा की जाए, ना बचाव किया जाए।
तो आज मेरे को वही बात कुछ और जहन में ये बात जो उठी, दिमाग में जो आई कि अच्छा अधिकारी, पहले मैं बड़े अधिकारियों की बात करूँगा। अच्छा अधिकारी, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, क्योंकि मेरा इसलिए टॉपिक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। कल भारतीय पुलिस सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं, पिंकी मीणा, पुष्कर मित्तल, और एक ये और है दूसरा जो अग्रवाल एसपी दौसा। मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ गिरफ्तारी नहीं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी जितने भी हैं उनका झूठ पकड़ने या सच्चाई बुलवाने के लिए अगर आज भी कोई मशीन नार्को टेस्ट अगर प्रतिबंधित हो या ऐसे लोगों का किया जा सकता है जो स्वैच्छिक करवाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो लोग ये कहें कि ये अमानवीय जाँच ये है वो है। तो आईएएस अधिकारियों के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति। बड़े बड़े राज्यों के एक एक विभागों के मालिक, यानी उनका उनके निर्देशन में कार्य चलता है। तो यदि कोई ये कहे अधिकारी कि मैं, ये जरूरी नहीं सभी लोग चोर मंडली में खड़े हैं, उनको अवसर देना चाहिए और उन्हीं की प्रशंसा की जानी चाहिए कि साहब मैं अपनी लाइफ में इतनी सेवा काल में बिल्कुल किसी एजेंट के मार्फत, क्योंकि ये लोग एजेंट बहुत रखते हैं जो चोर मंडली हिंदुस्तान की, वो कहती है प्रमाण मत छोड़ो, न्यायालय कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ के वकीलों की भाषा है, अपराधियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो अपराधियों की तरफ से जो पैरवी करते हैं अदालतों में माय लॉर्ड कहकर पैसे के लिए, इस टाइप के वकील, तो वो अपने अपराधी ग्राहकों को कहते हैं कि आप प्रमाण मत छोड़िए साहब, फिर यहाँ की अदालत कुछ नहीं करेगी आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बातें, प्रमाण मत छोड़िए, ये प्रमाण, ये भी ऐसे मामलों में प्रमाण नहीं छोड़ते। उसका पेट्रोल पंप के मालिक, पेट्रोल पंप का वहाँ का जो फिलर लड़का था, उसको पकड़कर कोई बहुत प्रमाण और उसकी वीडियो क्लिपिंग वगैरह देकर फ़ोन टेपिंग से जब उसको पकड़ा गया, बड़ा मुश्किल मामला था। नहीं कि उस साहब का तो पता ही नहीं लगता कि वो फिलर वहाँ ले रहा था, उसकी पत्नी के घर पर वहाँ पैसे दे गया, साहब का कहीं हाथ ही नहीं लग रहा था। एक बड़े चोर साहब, और कहीं हाथ ही नहीं लग रहा, कौन पकड़े, कैसे पकड़े और कौन सज़ा दे, प्रामाणिकता बड़ी दिक्कत आ रही थी सामने, चाहते हुए भी नहीं दे पाते ऐसे मामलों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तकनीकी युग बहुत आगे आ गया है। पिछले दिनों रोहतक की बस का जो मामला था, उसमें बच्चों ने बड़े पैर लिए कि हम अपराधी नहीं हैं, हम एक वृद्ध महिला को, इन 2 लड़कियों को सीट दिला रहे थे। वो जांच जो हुई उस समय हमारी पुलिस को भी इसके लिए बड़ी प्रशंसा ही पात्र मानूंगा कि सच्चाई उगली पुलिस ने बगैर किसी दबाव और लाग लपेट के। उसमें पाया गया कि वो बच्चे किसी बुरी नीयत से, उनका कोई उनके साथ मामला नहीं था, उन लड़कियों के साथ, वो सीट की मामले को लेकर किसी बूढ़ी को, किसी वृद्ध महिला को बैठाने के मामले को लेकर उनका को तू ममा का विवाद था, जो उन्होंने उसको बढ़ाया, अनावश्यक घसीटा, और वो उसमें वो लड़के जीते, हारे नहीं, जीते। तो इस तरह के जो ये अधिकारियों से संबंधी जो मामले हैं, मैं कहता हूँ जिनको मजिस्ट्रेट पावर तक दे रखी है। सबसे पहले कहते हैं कि ये बड़े केकड़े जो चोर हैं इनको पकड़ लो, छोटे अपने आप डर जाएंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको पॉइजन देने की जरूरत ही नहीं है। आधे तो इनके ही जो चेते हैं, ये इनके चेते हैं, इनके घरों में धन पहुँचाने वाले हैं, यही डीलिंग करने वाले हैं। तो मैं विशेष रूप से कहूँगा कि बड़े अधिकारी जितने भी जो 30,000 के आसपास हैं भारतीय सेवा के अधिकारी भारत में, यदि कोई कम से कम उनको तो मौका दिया जाए कि साहब मैं साफ हूँ, और मैं कह रहा हूँ उनको तो इतना मौका दिया जाए कि ताकि ईमानदारी इतनी प्रोत्साहित की जाए, उनको और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी जाए। या भारत के गृह, रक्षा और विदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद है, हालांकि हमारी घटिया मीडिया तो उनको मलाईदार पद कहती है। मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं ऐसे संपादकों को भी चाहता हूँ कि रोड पर खड़ा करके इनके जूते मारे जाए, इनका मुंह काला किया जाए। क्या होता है मलाईदार विभाग, इनसे जब पूछा जाए, ये मलाईदार विभाग लिखते हैं उसको। आप देखना इनकी भाषा, ये मलाईदार मेरे हिसाब से किसी ऐसे महकमे को कहते हैं जहाँ कोई, इनकी नज़रों में, मैं किसी विभाग को मलाईदार नहीं कहना चाहता, न कोई मेरी नज़र में है, पर शायद इनको पता नहीं कौन सा महकमा मलाईदार लगता है। ये बड़ी इस तरह की बातें लिखते हैं कि मलाईदार विभाग उसको मिला, ये मिला। नहीं भैया, हर जगह कार्य, हर जगह कार्य। रक्षा सचिव का पद, गृह सचिव का पद, इतनी जवाबदेही से भरे पद, उनको जवाबदेही पद बोलो। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी को तो मैं जहाँ तक मानता हूँ ऐसा कहीं भी पद सर्जित नहीं कर रखा, कोई छोटा पद। ये नए जो नवस्थापित होकर आते हैं, जब इनको ज़रूर कुछ समय उपमंडल अधिकारी, नागरिक जैसे पदों पर रखते हैं, अदरवाइज इनके पद तो
शुरुआत से बहुत ही महत्वपूर्ण और जवाबदेही और शक्तिशाली पद इनके पास। तो एक अभी मैंने एक बार बार देखा है कि अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, अखबार में बार बार लिखते हैं कई कुछ पत्रकार साथी कि फिर बदला, फिर तबादला। अरे भैया, इसमें राज्य सरकार ने कोई कानून की उल्लंघन कर दिया या कोई अपनी तय नीति का उल्लंघन कर दिया? इस आदमी को तुम बार बार इतना चर्चित अधिकारी करेंगे क्या? क्यों चर्चित है? किसी अच्छाई के लिए है कि अच्छे कार्य की दबंगता के लिए है? अधिकारियों का काम जनता से जुड़ा रहना है। यदि जनता उसे ये कहे कि भाई अमुक अधिकारी बड़ा अच्छा है, कृषि विभाग में आया, किसानों की समस्याएं सुनी, उनका निदान करवाया, सुधार करवाया, यदि परिवहन विभाग में गया तो यातायात के मामले उल्लंघन के कम आए और चालकों को प्रेरित किया, यानी इस तरह की बातें आती है अच्छे अधिकारियों की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यानी क्यों चर्चित है ये? अच्छाई के लिए चर्चित है या बुराई के लिए है? क्या खूबी है इसके अंदर? या ये तबादला होने पर हमारे यहाँ आम कर्मचारियों के रोज़ होते हैं तबादले, पुलिस विभाग आज यहाँ है, कल पता नहीं 50 किलोमीटर दूर रात को वहाँ जाना पड़ रहा है, दौड़ धूप कर रहे हैं। और कर्मचारी साथी ऐसे हैं कि उनका खुद ढेरों ऐसे कर्मचारी साथी, उनका हर महीने तबादला करवा तो कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो जो संपादक और जो ये कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि ऐसे कर्मचारियों की लंबी लिस्ट हमारे पास जो करें साहब हमारा हम रहे तबादला कर दो, जहाँ करना वहाँ कर दो। अगर केंद्र सरकार कर्मचारी तो जहाँ, देश तो बहुत लंबा चौड़ा है, डिवीजन बहुत लंबी चौड़ी है, और राज्य कर्मचारी जहाँ करना वहाँ कर दो, मैं तैयार हूँ। जो लोग अपने बिस्तर के नीचे रस्सी रखते हैं, हर जगह जाके सिर्फ उनको अपना वेतन लेना और कार्य करना निश्चित घंटों में और रहना, उन लोगों के लिए तबादला कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ घर के नज़दीक जो लोग हैं, पारिवारिक माहौल में रुके हुए हैं, थोड़ा सा उनको लालच ज़रूर होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। कोई व्यक्ति हो कि भाई थोड़ा समाज में और एक्स्ट्रा छुट्टी के बाद थोड़ा समय दे देते हैं, परिवार में मिल लेते हैं समाज में, वो बात तो अलग है। पर एक व्यक्ति की मैं बार बार देखता हूँ कि मीडिया ने इतना उसको, यानी कुछ अखबारों ने, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, एक चर्चित अधिकारी, चर्चित भाई क्यों है? इसमें क्या खूबी है बताओ? तबादला सरकार ने कर दिया तो सरकार का बताओ आप, या तो बिल्कुल आपको वो कमी है तो उजागर करने का हक है। ये खुद भी बहुत ही सक्षम व्यक्ति है, ये अगर इसके साथ कोई अन्याय हुआ तो अदालतों खुद ही जाता है बार बार। आप कहना क्या चाहते हो? इसके साथ कोई अन्याय हुआ है या किसी नीति का उल्लंघन हुआ है? निर्वाचित सरकारों का अधिकार है अपने अधिकारी कर्मचारियों का तबादला करने का, और यदि नीति बना रखी किसी तबादले को लेकर तो नीति के तहत करने का। इसको बार बार चर्चा में क्यों लाया जाता है? मेरे को ये बात बड़ी पढ़कर 10-15 बार, और मैं उन साथियों को वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ जो बार बार कहते हैं चर्चित, किस लिए तो चर्चित है। और जो तबादला में किसी अगर राज्य की स्थानांतरण नीति का या संवैधानिक उल्लंघन हुआ तो वो जरूर बताएं, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कि वो लोग इतनी बार क्यों लिखते हैं। उस आदमी को बार बार लिखने का क्या औचित्य है उनका? या वो स्वयं आपको इस तरह की अनुमति दे रहे हैं कि आप मेरे बारे में लिखिए बार बार, या आप स्वयं ही लिख रहे हैं? मतलब क्या लिखने का औचित्य क्या है उसमें? इतनी बार ये लिखना, यदि उस आदमी ने कोई अच्छा कार्य कर रखा तो मैं उस को सैल्यूट करता हूँ। यदि इनकी नज़रों को है तो हमें बताओ क्या मैं विभाग में सावरत थे उसने ये कार्य किया। तो मेरा ये मतलब है यह कहने का कि व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति द्वारा जो नामित है उसको पता नहीं उसने क्या लाभ दे दिया और वो उसको चोर को साहूकार बताने लग जाए। एक डीजीपी चर्चाई थी, हरियाणा का डीजीपी, एक बहुत ही संगीन मामले में जो अपराधी पाया गया था, अपराधी पाया नहीं गया था, अपराधी था भी वो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इतने बड़े अमले का मुखिया, और जब देखा गया कि बार बार इसको उत्कृष्ट मेडल दिए जा रहे थे तो मैं नहीं मानता कि वो अचानक एकदम अपराधी बन गया। अपराधी था वो, परंतु उसको दबाया गया। वो उसको वेरी एक्सीलेंट लिखने वाले जो थे उनको वो सेवा, उनका शायद पता नहीं राज्य का भला कर रहा था नहीं, ये समाज को अच्छा उसका व्यवहार था नहीं, उन मुट्ठी भर लोगों को जो उससे लाभ मिल रहा था, जिनकी वो हुक्मर्दली कर रहा था, कानून से बाहर जाके भी उनकी सेवा कर रहा था, हो सकता है उन लोगों ने उसको उत्कृष्ट अधिकारी कह दिया। तो ये शैली बंद होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के कहने से हम अच्छा नहीं कहेंगे, चाहे वो किसी भी पेशे का आदमी हो। हाँ, यदि समाज की फीडबैक आती है तो वो व्यक्ति अच्छा है। ये राजा राम मोहन राय जी की बात को आज लेकर वीडियो बनानी पड़ी। वो कहते थे कि पंच निर्णय अदालतों में, वो कहते थे निष्पक्ष और निर्भीक न्यायाधीश होने चाहिए, वो चाहे कहीं के भी हो। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। न्यायाधीश निर्भीक और निष्पक्ष हो तो हम न्यायाधीश की भूमिका में सारे कि न्याय गलत नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति की अनावश्यक झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे, और अच्छा है
तो बुरा नहीं करेंगे, वो भी एक अपराध है। यदि अच्छे व्यक्ति को बुरा कहना एक अपराध है। तो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि अच्छाई और सच्चाई को समाज में प्रमोट करें, और जो व्यक्ति गंदे लोगों को अच्छा बता रहे हैं, कामचोरों को अच्छा बता रहे हैं, सिर्फ उनसे कुछ लाभ लेकर और या खुशामदी कराकर कोई किसी को अनावश्यक रूप से झूठा अगर किसी का मंडन करता तो गलत है। और वरिष्ठ IAS अधिकारियों को मैं केंद्र राज्य सरकारों से आह्वान करता हूँ कि इस तरह के अधिकारी जो ये कहना चाहें, जो कोने में बैठे हैं, जो चर्चा का भाग भी नहीं है और शायद पुरस्कारों का भी नहीं होंगे वो इस व्यवस्था में, तो मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगी उनको अवसर दिया जाए, उनको उनकी जुबान इस बात के लिए खोलने दी जाए कि भाई जो व्यक्ति अच्छा है, हमसे चूक भी रह रही हो तो आप यदि हैं तो अपने आप को सिद्ध करें और पब्लिक नोटिस के द्वारा कि मैं ईमानदार हूँ, ताकि उस प्रशासनिक सेवा की साख भी बढ़ेगी। ये इस तरह के कल जो ये अग्रवाल, जो मनीष अग्रवाल जो SP जो दोषा पकड़ा गया है, ऐसे चोर लोगों ने, आप ये खुद बताइए, आज SP अगर इस तरह पुलिस पकड़ के ले जा रही है, ये पता लगा कि अपराधी है, ये चोर है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जोधपुर प्रकरण की तरह जो पहले भी हुआ था, उसमें 16 IAS अधिकारियों को भी बाद में चर्चा आई थी बाहर की, मुख्यमंत्री ने अपने चेतों को बचा दिया और एक विधायक एक मंत्री को अंदर धकेल दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। ये और भी गंदा संदेश जाएगा। जो ये अभी पकड़े गए हैं जो अधिकारी, इनका तो पक्का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इससे ये कली खुलेगी। क्योंकि बहुत बड़े रिश्वत मंथली जाने की बात थी, ये बताएंगे कि SP किसको दे रहा था और वो किसको दे रहा था। तो ये राजस्थान सरकार इस मामले को दबाए नहीं, आगे आए और इस मामले को पूरा खुलने दे। इससे हज़ारों अधिकारियों को, हज़ारों IPS अधिकारियों को जो इस तरह के धंधों में संलिप्त हैं देश में, उनको शिक्षा मिलेगी और उनको भी हौसला मिलेगा जो ईमानदार हैं। उनको ये मिलेगी, भाई देर से ही देर आए पर दोस्त आए। कहते हैं 100 दिन चोर के 1 दिन साहूकार का। कम से कम आज हमने जो इतनी साल तपस्या की थी, भारत माता की सेवा की थी, जनता की सेवा की थी, ईश्वर में विश्वास जताया था, आज वो फल हमें मिला है। तो इस दोषा SP के साथ साथ जितने भी चोर SP हैं, जो नेताओं की शय में काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उस शय में भी जो काम कर रहे हैं इस टाइप से, और भी काफ़ी धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं अधिकारी, इस तरह के बड़े अधिकारी, उन सबको इनका नार्को टेस्ट किया जाए और उनसे पूरी बात उगलवाई जाए कि भाई ये कहाँ ये चैन कैसे बनती है, कहाँ पहुँचाते हो, किस तरह पैसा क्या सिस्टम है, ताकि समाज में अच्छाई और सच्चाई बढ़े। धन्यवाद।